पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण के मुद्दों पे बात किया जाए तो वायु प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण, जल प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट, कृषि रसायन एवं उसके प्रभाव, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव एवं विश्वव्यापी उष्णता, समताप मंडल में ओजोन अवक्षेप, संसाधन में अनुचित उपयोग एवं अनुचित अनुच्छरण द्वारा निम्नीकरण, वनोन्मूलन। अगर पर्यावरण के बारे में बात किया जाए, इन्वायरमेंटल इशूज़, गत 100 वर्ष में मनुष्यों की जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हुई। इसके कारण अन्न, जल, घर, बिजली, सड़क, वाहन और अन्य वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है और वायु, जल तथा भूमि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हमारी आज की आवश्यकता है कि विकास की प्रक्रिया को बिना रोके अपने महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को खराब होने, निम्नीकरण और इनको अवक्षय को रोकने और इसे प्रदूषित होने से बचाया जाए। प्रदूषण वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभिलक्षणों का एक अवांछनीय परिवर्तन है। अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रदूषक फ्लूटेंट कहते हैं। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित तथा इसकी रक्षा करने एवं हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता सुधार के लिए भारत सरकार पर्यावरण संरक्षा अधिनियम 18/1986 में पारित किया गया। वायु प्रदूषण और इसका नियंत्रण। हम स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए वायु पर निर्भर करते हैं। वायु प्रदूषक सभी जीवों को क्षति पहुंचाते हैं। वे फसलों की वृद्धि एवं उत्पाद कम करते हैं और इनके कारण पौधे अपरिपक्व अवस्था में मर जाते हैं। वायु प्रदूषक मनुष्य और पशुओं के श्वसन तंत्र पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये हानिकारक प्रभाव पशुओं की सांद्रता, उद्भासन काल और जीव पर निर्भर करता है। ताप विद्युत संयंत्रों में धूम्र स्पंद, स्मोकस्टैक्स, कड़की धूम्र और अन्य उद्योगों से हानिकारक गैसें, जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि के साथ पार्टिकुलेट और गैसीय वायु प्रदूषक भी निकलते हैं। वायुमंडल में इन अहानिकारक गैसों को छोड़ने से पहले इन प्रदूषकों को पृथक करके या निस्यंदित फिल्टर कर बाहर निकाल देना चाहिए। कार्बनिक पदार्थों को निकालने के कई तरीके हैं। सबसे अधिक व्यापक रूप से जो तरीका अपनाया जाता है वह है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोस्पेक्टर है, जो ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक और मौजूद 19% है। और यह संयंत्र इस प्रकार से परिमार्जित है और दिखाया गया है। कड़की पदार्थों को हटा देता है। इसमें से एक इलेक्ट्रोड तार होता है जिससे होकर हजारों वोल्ट गुजरता है, जो कोरोना उत्पन्न करता है और इससे इलेक्ट्रोड निकलते हैं। ये इलेक्ट्रोड धूल के कणों को सट जाते हैं और इन्हें ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज प्रदान करते हैं। संचायक पट्टिकाएं नीचे की ओर जाती हैं और आवेशित धूल कणों को आकर्षित करती हैं। पट्टिकाओं के बीच वायु वेग वेलोसिटी काफ़ी कम होना चाहिए जिससे कि धूलें नीचे गिर जाएं। मार्जक स्कर्बरस नामक संरचना चित्र 16.1 में प्रदर्शित किया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों को हटा सकती हैं। मार्जक में यह निर्वात जल या चूने की फुहार से होकर गुजरता है। हाल ही में हमने कड़की पदार्थ जो बहुत ही छोटे होते हैं और अवक्षेपित द्वारा हटाए नहीं जा सकते हैं के खतरों को अनुभव किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर या कम व्यास के आकार PM2.5 के कड़की पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह होते हैं। सांस अंदर लेते समय ये सूक्ष्म कणिके पदार्थ फेफड़ों के भीतर चले जाते हैं और इनसे जैसे श्वसन, संरक्षण, उत्तेजना, शोथ और फेफड़ों की क्षति या अकाल मृत्यु हो जाती है। खासकर महानगरों में स्वचालित वाहन वायुमंडल प्रदूषण के प्रमुख कारण होते हैं। जैसे जैसे सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती है, यह समस्या अन्य शहरों में भी पहुंच रही है। स्वचालित वाहनों का रखरखाव उचित होना चाहिए। उनमें शीशा रहित पेट्रोल या डीजल का प्रयोग होने से उत्सर्जित प्रदूषकों की मात्रा कम हो सकती है। उत्प्रेरक परिवर्तक
लिथिक कन्वर्टर्स में कीमती धातु पैलेटिनियम, पैलेडियम और रेडियम लगे होते हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये परिवर्तक स्वचालित वाहनों में लगे होते हैं जो विषैले गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं। जैसे ही निर्वात उत्प्रेरक परिवर्तक से होकर गुजरता है, अधिक हाइड्रोकार्बन और जल में बदल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाती है। उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में शीशा रहित अनलेडेड पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शीशा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को अक्रिय करता है। वाहन वायु प्रदूषण का नियंत्रण। दिल्ली में किया गया एक अध्ययन, यानी दिल्ली में कैसे वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया गया। वाहनों की संख्या काफ़ी अधिक होने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर देश में सबसे अधिक है। यहाँ पर वाहनों की संख्या गुजरात और पश्चिम बंगाल से कुल मिलाकर के जितने वाहन हैं यहाँ उससे अधिक है। सन 1990 के एक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का स्थान विश्व के 41 सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में चौथा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मामला इतना खतरनाक हो गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका PIL दायर की गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी कड़ी निंदा की गई और न्यायालय ने भारत सरकार के एक निश्चित अवधि में उचित उपाय करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि सभी सरकारी वाहनों यानी बसों में डीजल के स्थान पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग किया जाए। वर्ष 2002 के अंत तक दिल्ली की सभी बसों को CNG में परिवर्तित कर दिया गया। आप पूछ सकते हैं कि CNG डीजल से बेहतर क्यों है। इसका उत्तर यह है कि वाहन में CNG सबसे अधिक तरल जलता है, बर्न करता है और यह बहुत ही कम मात्रा में जलने से बच सकता है, जबकि डीजल या पेट्रोल के मामले में ऐसा नहीं है। इनके अलावा यह पेट्रोल या डीजल से सस्ता होता है, चोर इसकी चोरी नहीं कर सकता है और पेट्रोल तथा डीजल की तरह इसे अपमिश्रित नहीं किया जा सकता है। CNG में परिवर्तन करने में मुख्य समस्या इसे वितरण स्थल पंप तक ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाने की कठिनाई को लेकर के और इनकी आवंटित सप्लाई करने की है। साथ ही साथ दिल्ली में वाहन प्रदूषण को कम करने के जो अन्य उपाय किए गए हुए हैं, पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे हटा देना, शीशा रहित पेट्रोल और डीजल का प्रयोग, कम गंधक सल्फर युक्त पेट्रोल और डीजल का प्रयोग, वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तकों का प्रयोग, वाहनों के लिए कठोर प्रदूषण स्तर लागू करना आदि। भारत सरकार ने एक नई वाहन ईंधन नीति के तहत यहाँ के शहरों में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किया है। ईंधन के लिए अधिक कठोर मानक बनाए गए हैं ताकि पेट्रोल और डीजल ईंधनों में धीरे धीरे गंध और एरोमेटिक की मात्रा कम की जाए। उदाहरण के लिए यूरो 3 मानक के अनुसार डीजल और पेट्रोल में गंधक भी नियंत्रित कर सकता है, क्रमशः 350 और 150 पार्ट्स प्रति मिलियन पार्ट्स पर मिलियन ppm करना चाहिए। संबंधित ईंधन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42% पर सीमित करना चाहिए। मार्गदर्शी के अनुसार पेट्रोल और डीजल में गंधक को कम कर 50 ppm पर लाकर लक्ष्य को 35% के स्तर पर लाना चाहिए। ईंधन के अनुरूप वाहन के इंजनों में भी सुधार करना पड़ेगा। उत्सर्जन मानक भारत स्टेज सेकेंड जो यूरो सेकेंड मानक के तुल्य है, अब भारत के किसी भी नगर में लागू नहीं है। भारत में उत्सर्जन मानकों का नवीनीकृत विवरण तालिका इस प्रकार है। भारत में उत्सर्जन मानक वाहन मानक जिन शहरों में लागू होता है। 4 पहिया भारत स्टेज 4 आज अप्रैल 2017 में देश भर में लाया गया। 3 पहिया भारत स्टेज 4 BS4 यानी BS4 का मतलब है कि भारत स्टेज 4 अप्रैल 2007 में देश भर में लाया गया। 2 पहिया भारत स्टेज 4 2017 में देश भर में लाया गया। भारत स्टेज 4 यानी BS4 के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में किए गए इस प्रयासों को धन्यवाद, जिसके कारण वहाँ की वायु की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ। एक आकलन के अनुसार सन 1997 से लेकर के सन 2005 तक दिल्ली में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर में काफ़ी गिरावट आई है। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें 1987 में संशोधन कर शोर को
शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। शोर यानी नॉइस एक अवांछित उच्च स्तर ध्वनि है। हम आनंद और मनोरंजन के लिए तो ध्वनि के आदि हो गए हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि इसके कारण मानव में मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल और कारकी यानी फिजियोलॉजिकल या शारीरिक क्रियाएं विकार डिसऑर्डर पैदा होते हैं। जितना बड़ा शहर उतना ही बड़ा उत्सव और उतना ही अधिक शोर होता है। किसी जेट वायु या रॉकेट के उड़ान के समय उत्पन्न अति ध्वनि स्तर 150 डेसिबल या इससे अधिक स्तर की ध्वनि को थोड़े ही समय तक सुनने से कर्ण पट्टिका यानी कान के पर्दे ईयर ड्रम क्षतिग्रस्त हो सकता है। इस प्रकार व्यक्ति की सुनने की क्षमता सदा के लिए नष्ट हो सकती है। शहरों की अपेक्षाकृत निम्न ध्वनि स्तर के दीर्घकालीन उद्भाषण के कारण ही हमारी सुनने की क्षमताएं अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो रही है। शोर के कारण अनिद्रा, हृदय स्पंदन यानी हार्ट रेट का हाई होना, बढ़ जाना, श्वसन के तरीके में परिवर्तन आदि से मनुष्य पीड़ित हो सकता है, जिसके कारण वह काफ़ी तनाव की स्थिति में रह सकता है। यह जानते हुए कि शोर प्रदूषण के कई खतरनाक प्रभाव हैं, क्या आप अपने आसपास के अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण के स्रोत का पता लगा सकते हैं, जिससे किसी को आर्थिक हानि पहुंचाए बिना तत्काल कम किया जा सके? हमारे उद्योगों में अधिक अवशोषक पदार्थ का प्रयोग कर या ध्वनि ढककर इससे कम किया जा सकता है। अस्पताल और स्कूल के आसपास हॉर्न मुक्त जोन का सीमांकन, पटाखे और लाउड स्पीकर के लिए अनुमेय ध्वनि स्तर, लाउड स्पीकर के लिए समय तय करके ताकि उसके बाद इसका प्रयोग नहीं किया जा सके आदि के बारे में कठोर कानून बनाकर उसे लागू कर ध्वनि प्रदूषण से अपनी रक्षा कर सकते हैं। जल प्रदूषण एवं इनका नियंत्रण। द वाटर पॉपुलेशन इट कैन बी द कंट्रोल इन द संपूर्ण विश्व में मनुष्य जलाशयों में सभी प्रकार के अपशिष्ट का निपटान कर इसका दुरुपयोग कर रहा है। हम यह मान लेते हैं कि जल सब कुछ बहा कर ले जाता है। ऐसा करते समय हम यह नहीं सोचते कि जलाशय हमारे साथ साथ अन्य सभी जीवों के लिए जीवन का आधार है। क्या आप बता सकते हैं कि हम नदियों और नालों में क्या क्या बहा देते हैं? विश्व में अनेक भागों में तालाब, झील और नदियाँ, ज्वारमुख, एक्वेस्चर और महानगर में जल प्रदूषित हो रहे हैं। जलाशयों की स्वच्छता को कायम रखने के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया, ताकि हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। घरेलू वाहित मल और औद्योगिक बहिर्स्राव। नगरों और शहरों में जब हम अपने घरों में जल का काम करते हैं तो सभी चीज़ों को नालियों में बहा देते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ कि हमारे घरों से निकलने वाला वाहित मल कहाँ जाता है? क्या समिष्पस्त नदी में ले जाकर डालने या इसमें मिलने से पूर्व वाहित मल का उपचार किया जाता है? केवल 0.1% उपद्रवियों यानी इम्यूनिटी के कारण ही घरेलू वाहित मल मानव के उपयोग में लाया नहीं जा सकता। आप वाहित मल उपचार संयंत्र के बारे में अध्याय 10 में पढ़ चुके हैं। ठोस पदार्थों को निकालना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन विलीन कण जैसे नाइट्रस, सल्फेट और अन्य पोषक तथा विषैले धातु, आयन और कार्बनिक यौगिकों को निकालना कठिन है। घरेलू मल में मुख्य रूप से जैविक निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनका अपघटन डिकम्पोजिशन आसानी से होता है। हम आभारी हैं जीवाणु, बैक्टीरिया के और अन्य सूक्ष्मजीवों के, जो इन पदार्थों का उपयोग कार्यद्रव्य सबस्ट्रेट के रूप में किया करते हैं, अपनी संख्या के वृद्धि में किया करते हैं। अपद्रव्य 0.1 निलंबित ठोस, बालू, खाद और चिकनी मिट्टी और इस प्रकार हैं। वाहित मल के कुछ अवयवों का उपयोग करते हैं। वाहित मल जल जीव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी माप कर जैव पदार्थ की मात्रा का आकलन किया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह किस प्रकार किया जाता है? सूक्ष्मजीव से संबंधित अध्याय में आप बीओडी, सूक्ष्मजीवों यानी बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स, सूक्ष्मजीवों और जैव निम्नीकरण पदार्थों से परस्पर संबंध के बारे में द फिगर इज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द नदियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों पर वाहित जल मल प्रभाव यानी मछली का मरना तथा स्वच्छ जल कीटों का नष्ट होना। फिर इसके बाद दिया गया चित्र 16.1 में
कुछ परिवर्तन दर्शाए गए हैं जिन्हें नदी में वाहित मल के विसर्जन के पश्चात देखा जा सकता है। अभिवाही जलाशय में जैव पदार्थों के जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेशन से जुड़े सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा का उपयोग करते हैं। इसके स्वरूप वाहित मल विसर्जन स्थल पर भी अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में तेजी से गिरावट आती है और इसके कारण मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों की मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण पर्वैकी शैवालों की अतिशय वृद्धि होती है। इसे शैवाल प्रस्फुटन अलगल बलगुम कहा जाता है।